इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से एसी वोल्टेज जनरेट होता है। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो एक इंटरवल के बाद चेंज होते रहता है। इसमें दो एसी क्वांटिटीज़ होती है, दैट इज़ वोल्टेज एंड करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। सो वी कैन से द करंट दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एंड अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द वन विथ चेंजेस इट्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ हम लोग बात करेंगे एसी जनरेट कैसे होती है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन एवर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स linking with a conductor, an EMF is induced across it. The amount of EMF induced depends on the rate of change of flux. मतलब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड रहता है। या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है और वहाँ पे कोई कॉइल रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में भी उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। सो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक कराएंगे तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन वहाँ पर एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। इस सिंपल डायग्राम के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स का कोई कॉइल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। कॉइल रोटेट करता है एंड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फील्ड को जब कट करता है तो कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। कॉइल का इनिशियल पोजीशन जो है वो XX है एंड रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री एंड टेकिंग टाइम t सेकेंड in anti-clockwise direction. So we can write theta is equal to omega t, where omega is the angular velocity and t is the time. मतलब कोयल का इनिशियल पोजीशन XX है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड t टाइम में थीटा डिग्री एंगल को कवर कर रहा है, इसलिए इसका रिलेशन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। At this instant, perpendicular flux will be phi m cos omega t, where phi m is the maximum flux. So, from Faraday's law, E is equal to minus n d theta by dt, or E is equal to minus n d by dt phi m cos omega t. So, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थीटा डिग्री पर कॉइल पर जो परपेंडिकुलर फ्लक्स है वो है phi m cos omega t, where phi m is the maximum flux. इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी फाई एम कोस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे E इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, और E इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वेयर वी एम इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन से यह क्लियर हो रहा है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो साइन ओमेगा टी के वैल्यू पर डिपेंड रहेगा एंड डिफरेंट थीटा वैल्यूज पर जो कर्व ऑब्टेन होगा वो साइन कर्व के फॉर्म में होगा, मतलब साइनोसॉइडल और अल्टरनेटिंग कर्व प्रोड्यूस होगा। एंड कॉइल जब वन कंप्लीट रोटेशन करेगा तो अल्टरनेटिंग करेंट का वन साइकिल कंप्लीट होगा एज शोन इन द डायग्राम। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन मिला है E इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई एफ टी, क्योंकि ओमेगा का जो वैल्यू है वो 2 पाई एफ होता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, वेयर आई एम इज़ द मैक्सिमम करंट एंड जो फाई है वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड प्लस माइनस शो कर रहा है कि करंट या तो वोल्टेज से लैग होगी या फिर लीड होगी, जो कि लोड के कंडीशन पर डिपेंड रहता है। इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है या फिर कैपेसिटिव लोड है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर जो है वो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है, एंड जो एंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पावर फैक्टर बेसिकली 3 टाइप का होता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। इन तीनों पावर फैक्टर्स को समझने के लिए पहले देखना होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का लोड होता है। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप का लोड होता है: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल होगा लाइक प्रेस, हीटर, फिलामेंट बल्ब एक्सेट्रा। मतलब इसमें वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होगा वो 0 रहता है, इसलिए रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, दैट इज़ यूनिटी पावर फैक्टर। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं वोल्टेज एंड करंट जो है वो एक साथ स्टार्ट हो रहा है एंड दोनों का वैल्यू एक साथ 0 हो रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल से मिलकर 1 साइकिल कंप्लीट होती है। साइकिल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहता है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 50 टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एंड 50 टाइम निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव लोड। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि एक टाइप का इंडक्टिव लोड होता है। इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। अगर प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो वहाँ पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। ग्राफ में भी देख सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज के बीच कुछ डिफरेंस हो रहा है। वोल्टेज पहले 0 हो रहा है एंड कुछ टाइम के बाद करंट की वैल्यू 0 हो रही है। एंड नेक्स्ट है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वैसे कैपेसिटिव लोड प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसमें हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। मतलब इसमें करंट वोल्टेज से लीड करता है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, करंट की वैल्यू पहले 0 हो रही है एंड कुछ टाइम के बाद वोल्टेज 0 हो रहा है। कैपेसिटर का यूज़ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। लार्जर केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट को लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ग्रेटर कंडक्टर साइज। अगर इक्विपमेंट को लार्ज करंट की रिक्वायरमेंट होगी तो हाई करंट ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंडक्टर का यूज़ करेंगे उसका साइज़ ज़्यादा होगा, एंड कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज होगा तो उसका ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लार्जर कॉपर लॉस। मतलब करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो I² लॉस भी ज़्यादा होगा। अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।